प्यारे बच्चों, @unique प्लस 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का कल जो है फिजिकल वर्ड देखे थे। अब फिजिकल वर्ड यानी भौतिक संसार को हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऐसे दो भागों में बांटा था, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र एवं स्थूल प्रभाव क्षेत्र। हमने आपको ये भी बताया था कि जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। हम लोग इसी क्रम में पढ़ रहे थे, फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे। अब फंडामेंटल यूनिट के बाद में फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे। आज हम लोग उनकी यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे? उनकी यूनिट देखेंगे। यूनिट देखने से पहले हम लोग जो है मेजरमेंट की जो पद्धतियां हम लोगों के यहाँ लागू हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा मेजरमेंट की जो हमारे यहाँ पद्धतियां हैं 3 स्टेप में यूज की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लोग उनको जानेंगे। जो हमारा पहला है वो क्या है? MKS है, MKS। एंड जो सेकंड नंबर पे है उसको हम लोग कहते हैं CGS। थर्ड नंबर पे जो हमारा है उसको कहते हैं FPS। क्या कहते हैं? FPS कहते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग चलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की ओर। जो हमारा MKS है, MKS हमको ये बताता है कि इस पद्धति में जब हम कोई क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी मापेंगे तो अगर लेंथ की बात आएगी, किसकी बात आएगी? लेंथ की बात आएगी, या फिर मास की बात आएगी, या फिर टाइम की बात आएगी, तो हम क्या करें? ठीक है। अब अगर हम MKS पद्धति को ले रहे हैं तो लेंथ हमेशा मीटर में मापी जाएगी। किस में मापी जाएगी? मीटर में। मास हमेशा किस में मापा जाएगा? किलोग्राम में मापा जाएगा। एंड टाइम किस में मापा जाएगा? सेकंड में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? सेकंड में मापा जाएगा। जब हम CGS की बात करेंगे तो जो हमारा लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? अब सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो हमारा मास होगा वो क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। लेकिन टाइम क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। ठीक है। FPS की जब हम बात करेंगे, FPS में जो हमारा लेंथ होगा वो फुट में मापा जाएगा, जो हमारा मास होगा वो पाउंड में मापा जाएगा, एंड जो हमारा समय होगा वो सेकंड रहेगा। क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में टाइम है, टाइम चाहे जिस पद्धति में मापा जाए, हर पद्धति में उसकी जो यूनिट रहेगी क्या रहने वाली है? सेकंड रहने वाली है। बट MKS में लेंथ हमारी मीटर रहेगी, CGS में लेंथ हमारी सेंटीमीटर में रहेगी, एंड FPS में क्या किस में रहेगी? फुट में रहेगी। ऐसे ही MKS में जो हमारा मास है वो kg में रहेगा, एंड CGS में जो मास है वो क्या रहेगा? ग्राम में रहेगा, एंड FPS में जो मास है वो क्या रहेगा? पाउंड में रहेगा। अब यहीं पे हम लोग जानते चलते हैं कि जो हमारी MKS पद्धति है, MKS पद्धति को SI पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति कहा जाता है? SI सिस्टम कहा जाता है। SI का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, MKS, CGS एंड FPS। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो हम लोगों ने कल फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जिन यूनिट का यूज किया जाता है उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी को नोट कर लेते हैं। तो जो हमारी क्वांटिटी थी हमको क्या मिला था? सबसे पहले नंबर पे हमको मिला था लेंथ। क्या मिला था? लेंथ मिला था। सेकेंड नंबर पे हमको क्या मिला था? मास मिला था। थर्ड नंबर पे हमको क्या मिला था? टाइम मिला था। फोर्थ नंबर पे हमको क्या मिला था? टेम्परेचर मिला था। फिफ्थ नंबर पे हमको क्या मिला था? इलेक्ट्रिक करंट मिला था। इलेक्ट्रिक करंट मिला था। 6 नंबर पे हमको क्या मिला था? लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी मिला था। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी मिला था। एंड 7th नंबर पे हमको क्या मिला था? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मिला था। क्या मिला था? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मिला था। ठीक है। इनकी यूनिट देख लेते हैं। इनकी जो यूनिट होगी उस यूनिट को क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा। लेंथ की जो यूनिट होती है इसको मीटर कहा जाता है, और लिखते किससे हैं?
स्मॉल एम से लिखते हैं। जो मास की यूनिट होती है इसको किलोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलोग्राम कहा जाता है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं? केजी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जो हमारा टाइम होता है इसकी यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड होती है। इसको डिनोट करते हैं SEC लिख करके डिनोट करते हैं। जो हमारा टेम्परेचर होता है इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? केल्विन होती है। इसको के लिख करके डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए लिख करके डिनोट करते हैं। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला होती है। इसको सी, कैपिटल C और स्मॉल d लिख करके डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पे जब हम आएंगे तो जो ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल होती है। और इसको किससे लिखते हैं? MOL लिखते हैं। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या है। लेंथ मीन्स लंबाई, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर होगी। मास मीन्स द्रव्यमान, यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। टाइम में समय, यूनिट क्या होगा? सेकंड। टेम्परेचर में तापमान, यूनिट क्या होगा? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा, यूनिट क्या होगा? एम्पियर। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, यूनिट क्या होगा? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, यूनिट क्या होगा? मोल। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब ये क्या हो गया? इनका 7 जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके एक एक यूनिट के बारे में अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो जो पहला हमारा यूनिट है लेंथ का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि मीटर क्या होता है या कौन सी डिस्टेंस है जो 1 मीटर के इक्वल होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी डिस्टेंस है जो 1 मीटर के इक्वल होती है, तो आप क्या बताओगे कि 1 मीटर वह डिस्टेंस है। 1 मीटर वह डिस्टेंस है जिसे जो हमारा सनलाइट है, ये जो डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं 1983 से यही वाली डिफिनीशन मान है। ठीक है, 1983 से ये वाली जो डिफिनीशन है, ये अगर आपसे कोई मीटर की डिफिनीशन पूछेगा तो आप कभी भी ये नहीं बताओगे कि पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई जो प्लेटिनम और इरिडियम की धातु है छड़ रखी हुई है, वहाँ पे 2 निशान बने हुए हैं, दोनों निशानों के बीच की दूरी जो होती है वो 1 मीटर के इक्वल होती है। बेटा केवल उसको संग्रहालय में रखा गया है। 1983 से जो डिफिनीशन हम लोगों को बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है कि 1 मीटर वह डिस्टेंस है जिसे सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड के, सूर्य का प्रकाश यानी जो सनलाइट है वो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड के कौन से भाग में तय करता है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जो सूर्य का प्रकाश, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर लेता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें डिस्टेंस के रूप में कि 1 मीटर वह डिस्टेंस है जिससे सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड के, ऐसे लिखिएगा 292, क्या लिखेंगे? 292 लिखेंगे। 299, 792, 458। ये ध्यान दीजिएगा कितना कितना है, 3 के कंपेयर में, हम 3 के पेयर में बना लेंगे। 299, 792, 458वें भाग में तय करता है, भाग में तय करता है। तो जो दूरी इतने समय में वो तय करता है वो दूरी किसके इक्वल होती है? 1 मीटर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 मीटर के इक्वल होती है। दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 मीटर वह दूरी होती है जिसे जो सनलाइट है वो 1 सेकंड के 299, 792, 458वें सेकंड में तय करता है। ठीक है, अगर ई वाली परिभाषा आपको थोड़ी सी जटिल लगती है तो एक परिभाषा आप लोग ये भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें प्योर क्रिप्टॉन, कौन सा है बेटा? प्योर में शुद्ध, प्योर क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली
से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की, किस प्रकाश की? नारंगी प्रकाश की। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यूनिट नंबर लिखा जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा। नारंगी प्रकाश की 763.73 तरंगे आती हैं। कितनी तरंगे आती हैं? ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको सिंपल वे में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1650,763.73 तरंगे आती हैं। तो ये तो हो गई 1 मीटर की डिफिनीशन। अब मीटर की डिफिनीशन पढ़ने के बाद में हम लोग क्या सीखेंगे कि जो हमारा ये मीटर लेंथ होता है इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कन्वर्ट कहने का मतलब ये हो गया कि मीटर से छोटी दूरी को हम क्या लिखेंगे और मीटर से बड़ी दूरी को हम क्या लिखेंगे। तो अब इस स्लाइड में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मीटर से छोटा होगा और जो मीटर से बड़ा होगा इसको क्या कहेंगे। ठीक है, मीटर से छोटा होगा और मीटर से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है बड़े वाले की तरफ प्रयास करेंगे। तो बड़े में जो सबसे पहला आता है उसको हम लोग सबसे पहले कहते हैं डेकामीटर। क्या कहते हैं? डेकामीटर। अब ये जो इक्वल होता है ये 10 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10 मीटर के। सेकंड नंबर पे जो आता है उसको हेक्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्टोमीटर कहते हैं। अब ये जो होता है 100 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 100 मीटर के इक्वल होता है। थर्ड पे जो आता है उसको किलोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलोमीटर कहा जाता है। अब ये जो होता है ये 1000 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद में जो आता है उसे मेगामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगामीटर कहते हैं। जो आपका मेगामीटर होता है ये 10⁶ मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10⁶ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है वो है लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर है। और जो 1 लाइट ईयर होता है ये 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। लाइट ईयर को थोड़ा सा समझ लेंगे। लाइट ईयर का मतलब कभी आप मत समझिएगा कि ये प्रकाश होगा, ये लेंथ की यूनिट है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सनलाइट है वो 1 ईयर में कंटिन्यू चले तो चलने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कहने का मतलब यदि आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो हमारी लाइट की स्पीड होती है क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 1 ईयर में नंबर ऑफ डेज 365। इसको जब हम क्या करेंगे, डेज हो गया, आवर में कन्वर्ट करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है, इस लेंथ की जो एक और यूनिट है जिसको आप लोग पारसेक के नाम से जानते हैं, 1 पारसेक। जो पारसेक होता है बेटा ये सबसे बड़ी यूनिट है। पारसेक जो होता है ये लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है और ये 3.46 लाइट ईयर के इक्वल होता है। 3.46 लाइट ईयर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल यूनिट की ओर चलते हैं। किस यूनिट की ओर चलते हैं? स्मॉल यूनिट, जो मीटर से छोटा होगा। तो मीटर से छोटा होगा उसमें जो पहला आता है वो होता है डेसीमीटर। क्या होता है? डेसीमीटर। अब डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 मीटर। 1/10 मीटर होता है। डेसी के बाद में एक होता है सेंटीमीटर। एक क्या होता है? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। इसके बाद में आता है जो नेक्स्ट नंबर पे वो होता है मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर, जिसे आप लोग mm के नाम से जानते हैं। तो जो मिलीमीटर होता है वो 1/1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक, इसके बाद में जो आता है माइक्रोमीटर आता है। कौन सा मीटर आता है? माइक्रोमीटर आता है। माइक्रोमीटर को म्यू से भी लिखा जाता है। माइक्रो को म्यू से भी लिखा जाता है। ये 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है नैनोमीटर। जो नैनोमीटर होता है ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद में आता है एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्राम। जो एंगस्ट्राम होता है इसको ए की पावर ए के ऊपर 0 लगा करके डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद में क्या आता है बेटा? इसके बाद में आता है पिकोमीटर। क्या आता है? पिकोमीटर आता है। तो जो पिकोमीटर होता है ये किसके इक्वल होता है? 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। और लास्ट में जो आता है फर्मी आता है। क्या आता है? फर्मी। लास्ट में जो आता है वो क्या आता है? फर्मी आता है। तो जो फर्मी हमारा होता है ये किसके इक्वल होता है? 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था मीटर से बड़ी इकाई। और ये क्या थी? मीटर से छोटी इकाई। अच्छा, एक चीज ये जानिए, बचपन में जो है हम लोग जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो छोटी क्लासों में इन जो जिसको मैं घेर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। छोटी क्लासों में इस चीज को याद करने के लिए बड़ा प्रेशर रहता था। ये तो भाई हम लोग इतनी क्वांटिटी जो हम आपको सराउंड करके दिखाए हैं इसको याद करने का बड़ा प्रेशर रहता था। ये सब तो बाद में आया याद किए हम लोग, लेकिन इसके लिए बड़ा प्रेशर रहता था। अब इसको याद करने का बहुत बढ़िया जुगाड़ है। बढ़िया जुगाड़ है, हम लोगों ने ऐसे ही याद किया था। कैसे याद किया था? ये डेका है, ये हेक्टो है, ये किलो है। अब ये क्या है? डेसी, सेंटी, मिली। तो हमारे सर जी हमको क्या याद करवाए थे? डेका 10 है, किलो 1000। डेका 10 है, किलो 1000। हेक्टो से समझो 100 बार। देख लीजिए, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। ठीक, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। दसम डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। देखिएगा कितना अच्छे ढंग से बताया गया था कि दसम डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। कहने का मतलब कि जो डेसी होगा वो 1/10वां भाग होगा, जो सेंटी होगा वो 1/100वां भाग होगा, और जो मिली होगा वो क्या होगा? 1/1000वां भाग होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, अब आगे चल करके आप चाहे यहाँ मीटर लिखो, चाहे लीटर लिखो, चाहे जो भी लिखो, सबके आगे जब ये लगा दोगे तो वो 10 और 1/10 के मल्टीपल में रहेगा। अगर डेका है तो 10 के मल्टीपल में रहेगा, डेसी है तो 1/10 के मल्टीपल में रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये मीटर वाला आप लोगों के समझ में आया होगा। अब मीटर के बाद में जो हमारा दूसरा यूनिट था वो क्या था? किलोग्राम था। क्या था भैया? किलोग्राम था। किलोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। किलोग्राम, केजी से इसको डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा बहुत आसान है। 1867 से यही परिभाषा चली आ रही है, हम लोग भी पढ़ते चले आ रहे हैं। कितना आसान है ये देख लीजिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल के 1 लीटर का द्रव्यमान, 1 लीटर का द्रव्यमान 1 केजी के बराबर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल के 1 लीटर का जो द्रव्यमान होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 केजी के इक्वल होता है। सबसे इजी परिभाषा आपको किलोग्राम की यही मिलेगी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है क्या कहते हैं कि जल के 1 लीटर का जो द्रव्यमान होगा वो 1 केजी के बराबर होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये भी परिभाषा हमको थोड़ा सा किसी से दूसरे रूप में मिल जाए, तो भैया अगर आप दूसरे रूप में जानना चाहते हैं तो जो हमारा कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 लिखने का मतलब ये होगा कि ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25, कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, यानी कि परमाणुओं का द्रव्यमान किसके इक्वल होता है? 1 केजी के इक्वल होता है। 1 केजी होता है। ठीक है,
यदि आप चाह रहे हैं कि आप मैथमेटिकल टर्म में 1 kg की डिफिनीशन बताएं, और वैसे तो इसको ये भी बता सकते हैं कि जो है पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का गोला रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान क्या है 1 kg है। बट आप अगर सिंपल वे में कहना चाहते हैं तो यही कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल के 1 लीटर का जो द्रव्यमान होता है वो 1 kg के इक्वल होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो किसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। अब इसमें भैया जो माइक्रो मिली सब लगता था, मीटर में लगा है वैसे आप लगा सकते थे। इसमें सिर्फ हम आपको इतना बताएंगे कि जो क्या कहते हैं 1 कुंटल होता है वो किसके इक्वल होता है 100 kg के इक्वल होता है, और जो 1 टन होता है वो 10 कुंटल के होता है। ठीक है, उसके बाद में मेगा किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सब आप लोग उसी से जो वहाँ हमको मिला है 1000वां भाग या कोई भी भाग ऐसे करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे थर्ड यूनिट पे। थर्ड हमारा क्या था टाइम था, जिसका यूनिट हमको क्या मिला था सेकंड मिला था। क्या मिला था सेकंड मिला था। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं SEC से लिख करके डिनोट करते हैं, यानी कि थर्ड पे हमको क्या मिला था सेकंड मिला था। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सेकंड की परिभाषा क्या होगी तो सेकंड की परिभाषा आप क्या बताओगे? सिंपल वे में अगर बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सूर्य का प्रकाश वायु या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 सेकंड कहते हैं। कितनी दूरी तय करता है 3 लाख किलोमीटर। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा क्या देखेंगे? अगली परिभाषा में हम लोग ये देखेंगे कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें किसी परमाणु घड़ी में लगा हुआ सीजियम-33 का परमाणु कितनी बार कंपन करता है? ध्यान से देखिएगा, कितनी बार कंपन करता है? इतनी बार अगर वो कंपन कर दे तो जब समय इतने बार कंपन करके वो कंप्लीट करेगा तो उस समय क्या होगा 1 सेकंड होगा। देख लीजिए गिन करके, ये तो मोबाइल नंबर लिखा हुआ जैसे लग रहा है। कितना डिजिट है एक बार चेक कर लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 याद कर लीजिएगा। 91, 92, 63, 17, 70। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 10 अंकों का। मतलब बेटा 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें शुद्ध परमाणु घड़ी में लगा हुआ सीजियम-33 का परमाणु 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है, या 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। ऐसे समय अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं 1 सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं 1 सेकंड कहते हैं। अब इसमें भी आप लोग जान लीजिएगा, अगर आपको मिलता है मिली सेकंड, क्या मिलता है मिली सेकंड मिलता है तो ये किसके बराबर होगा 10⁻³ सेकंड के इक्वल होगा। और यदि आपको क्या मिलता है माइक्रो सेकंड मिलता है, क्या मिलता है माइक्रो सेकंड मिलता है तो ये किसके इक्वल होगा 10⁻⁶ सेकंड के इक्वल होगा। और अगर आपको नैनो सेकंड मिलता है, क्या मिलता है नैनो सेकंड मिलता है तो जो नैनो सेकंड होगा ये किसके इक्वल होगा 10⁻⁹ सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, ये सेकंड के पार्ट हैं। अब आगे जैसी यूनिट आएगी आप लोग यूज कीजिएगा। बस ये याद रखिएगा क्या 19, 92, 63, 17, 70, 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। कब सीजियम-33 का परमाणु, तो इतना कंपन करने के बाद में जो समय अंतराल बीतता है 1 सेकंड। अब सोच लीजिए 1 सेकंड कितना बड़ा होगा, बड़ा होता है या छोटा? आप लोग जानते होंगे बड़ा होता है या छोटा। अब सेकंड हम लोग पढ़ चुके, हम लोग अब आएंगे तापमान पे। चौथी यूनिट हमारी थी तापमान। अब तापमान का जो यूनिट होता था वो क्या होता था केल्विन। तापमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से नोट करते हैं। जब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो इसमें एक आता है जल का त्रिक बिंदु। क्या आता है जल का त्रिक बिंदु। जल का सॉरी वहां लिखा जाता है जल के त्रिक बिंदु। क्या लिखा जाता है जल के त्रिक बिंदु। हमारा मकसद है कि हम आपको ये त्रिक बिंदु बता पाएं। त्रिक बिंदु को अंग्रेजी में ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। होता है बहुत आसान, जानते हैं आप लोग। हो सकता है कि ट्रिपल पॉइंट लिखने पे ना समझ पा रहे हैं।
जो हम लोग ने वाटर पढ़ा है, वाटर की जब फिजिकल स्टेट के बारे में जाते हैं तो हमको ये बताया गया है कि जो वाटर हमारा होता है 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। सबसे जो नॉर्मल इसका है वो है लिक्विड स्टेज। कौन सा स्टेज है? लिक्विड। इससे अगर हम इसको कोल्ड कर देंगे तो किस स्टेज में आ जाएगा? सॉलिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईसीई, आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। इसके बाद में अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो ये क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी ये किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है और कहलाता क्या है? वेपर कहलाता है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जब अगर आप लोग ये जानते होंगे तो इसके साथ में आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब गर्म किया जाता है तो उसका कौन सा पॉइंट हमको मिलता है? बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है? बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। और उसके बाद में जब बर्फ बन के उसको बर्फ बना के उसको ठंडा करते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट मिलता है? मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है? मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जब हम हमारे पास में वो लिक्विड स्टेज में होता है और लिक्विड से उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारे पास कौन सा पॉइंट मिलता है? फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है? फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। अगर आप हिंदी में इनको समझना चाह रहे हैं तो हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हिमांक। इसको क्या कहते हैं? हिमांक। इसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अब इस वाले को जो बचा है क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। इनकी परिभाषा बहुत आसान, कैसे? आइए उसको भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ इनकी परिभाषा कहने के लिए कह देना है वह निश्चित ताप। क्या कहना है? फिक्स टेम्परेचर, वह निश्चित ताप। क्या कहना है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव सॉलिड में चेंज हो जाए। जिस पर कोई द्रव किस में चेंज हो जाए? सॉलिड में चेंज हो जाए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। फिर वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए, यानी लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या गलनांक कहते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड गैस में बदल जाए उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट होता है, कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसी तीनों पॉइंट का क्या, तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु कहते हैं या ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो बेटा जो 1 केल्विन होता है वो किसके इक्वल होता है? जल के त्रिक बिंदु के 1/273.16वें भाग के बराबर होता है। भाग के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? 1 केल्विन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? जल के त्रिक बिंदु के 1/273.16वें भाग के बराबर होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इसका इस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है तो नोट कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 0 से 4 के बीच में होता है। और ये जो होता है बिलो 0 होता है। बिलो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। बिलो क्या होता है? 0 होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमको मिलेगा। तो जो अगला हम पढ़ रहे थे, अगला जब हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया? तापमान पढ़ लिया है। तापमान के बाद में जो हमारा आया था वो आया था विद्युत धारा। अब इसकी जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी? एम्पियर थी। क्या थी? एम्पियर थी। सबसे कठिन परिभाषा इसी की है, ध्यान से सुनिएगा। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ये विद्युत धारा की परिभाषा है। अगर हम इसको सरल करना चाहें तो सरल भी कर सकते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि I = Q/T मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वहां से अगर हम देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो हमारे बुक में 1979 से जो परिभाषा चली आ रही है, हम लोग उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर क्या है? वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समानांतर अनंत लंबाई के तारों में, अनंत लंबाई के तारों में
प्रवाहित होने पर तार की प्रति एकांक लंबाई पर अब इतना तो आपको लैंग्वेज पढ़ना है। अब थोड़ा सा क्वांटिटी लिख ले, क्योंकि जब तक परिभाषा में क्वांटिटी ना हो मैथमेटिकल टर्म आनंद ही नहीं आता है। होने पर तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक, तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 1 मीटर यानी 2 तार हो जिनके बीच की दूरी कितना हो, बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो। अब कैसे हो? सीधे हैं, समानांतर है, लंबाई कितनी है? अनंत लंबाई है, लंबाई का कोई नाप ही नहीं है। और उस तार के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा हो? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा हो। तो उस धारा को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। उस धारा को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक, अब इसमें भी आ जाता है कि मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा। तो जैसे मिली एम्पियर पूछेगा आप लोग क्या बताओगे? 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अगर लिखा हो माइक्रो एम्पियर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻6 एम्पियर के हो जाएगा। अगर लिखा हो नैनो एम्पियर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻9 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ओके, ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा। अब एम्पियर के बाद में नेक्स्ट जो हमारा था वो हमारा क्या था? तो एम्पियर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट था उसको आप लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा था उसे हम लोग कह रहे थे ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक आप लोगों ने लिखा था वो क्या लिखा था? कैंडेला लिखा था। क्या लिखा था? कैंडेला लिखा था। तो कैंडेलक बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं, कैंडेलक बारे में जान लेते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? CD से डिनोट करते हैं। जब हमने आप लोगों को कैंडेला बताया था तो कैंडेला में हम क्या कहे थे कि कैंडेला जो होता है लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी होती है। किसी पदार्थ को गर्म किया जाए और गर्म करने पर जो उससे प्रकाश निकलता है उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसी को मापने के लिए हम लोग लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का उपयोग करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। तो इसकी परिभाषा में आप ये लिखेंगे कि अगर आपके पास कोई पिंड है जिसका टेम्परेचर प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है, किसके बराबर है? प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है, तो उस पिंड यहाँ पे अगर आप ब्लैक बॉडी ले लें ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी में कृष्णिका थर्मोडायनामिक्स का शब्द है, इसको बाद में बताएंगे। ब्लैक बॉडी, ये एक्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन बोले दे रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी होती है ये क्या करती है? आने वाले प्रकाश के संपूर्ण भाग को अवशोषित भी कर लेती है और अवशोषित करने के बाद में उसी तरीके से उत्सर्जित भी कर देती है। अगर कोई सबस्टेंस ऐसा है तो उसको कृष्णिका कहा जाता है। फिजिक्स में अगर देखा जाए तो व्यवहार में कोई भी पदार्थ पूर्ण रूप से ब्लैक बॉडी नहीं होता है, लेकिन काजल को जो है ब्लैक बॉडी माना जाता है। तो अगर हमारे पास कोई कृष्णिका है जिसका तापमान क्या है? प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है, तो उसके पृष्ठ के ये देखिए जो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, ठीक है, इतने क्षेत्रफल के इस भाग से, ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा उसकी तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं? 1 कैंडेला कहते हैं, या 1 कैंडेला के बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या है? कोई कृष्णिका है, तो उस कृष्णिका के पृष्ठ के इतने वर्ग मीटर में, मतलब 1/, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है? 600 एंड 000, 600,000। क्या लिखा हुआ है? 600,000 जो लिखा हुआ है वर्ग मीटरवें भाग के। अगर आप इसको पढ़ना चाहो 6 लाख भी कह सकते हो। 1/6 लाखवें वर्ग मीटरवें भाग के क्षेत्रफल से जो लंबवत उत्सर्जित होती है। कैसी उत्सर्जित हो? लंबवत उत्सर्जित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 कैंडेला कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? 1 कैंडेला कहते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से परिभाषा लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी कृष्णिका जिसका ताप
प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो कि पृष्ठ के 1/6 लाख वर्ग मीटर वे क्षेत्रफल से लंबवत उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की तीव्रता 1 कैंडेला के बराबर होती है, 1 कैंडेला के बराबर होती है। ठीक, इसको याद कैसे करेंगे? 6000000, 6000000, 6000000, यानी क्या पढ़ेंगे? 1/6000000। ओके, तो ये हो गया कैंडेला। अब लास्ट में बचा है जो हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़े थे, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? MOLE होता है, जिसको लिखते क्या है? MOL लिखते हैं। ठीक, MOL लिखते हैं। तो ये केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि एवोगाद्रो को जानते हैं? किसको? एवोगाद्रो। इनकी परिकल्पना आई थी इनकी परिकल्पना जब आई थी, इससे पहले एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस ने बताया कि समान ताप तथा समान दाब पर यदि गैसों का आयतन समान हो तो उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। बस पहुंच गए कौन? एवोगाद्रो। इन्होंने क्या कह दिया कि नहीं भाई, आपकी बात गलत है। कहीं तो इन्होंने कहा क्या गलत है? बस इन्होंने इतना चेंज कर दिया कि समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान। ये बेचारे बर्जीलियस महोदय कहे थे परमाणुओं की संख्या समान होती है, और इन्होंने सिर्फ एवोगाद्रो ने क्या कह दिया कि नहीं, परमाणुओं की नहीं, अणुओं की संख्या समान होती है। खैर हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। बहरहाल जो एवोगाद्रो ने कहा था सही कहा था। अब एवोगाद्रो के अनुसार चलते हैं। तो एवोगाद्रो के अनुसार 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अगर वो तत्व है तो परमाणुओं की संख्या, अगर यौगिक है तो अणुओं की संख्या। ध्यान रखिएगा, अगर तत्व होगा तो किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। और अगर यौगिक होगा, क्या होगा? यौगिक होगा तो अणुओं की संख्या। यौगिक होगा तो किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर तत्व होगा तो किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। अब अगर यौगिक होगा तो अणुओं की संख्या। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अगर तत्व है तो परमाणुओं की संख्या और यौगिक है तो अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23 होती है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके घटक कणों, अगर तत्व है तो परमाणुओं की संख्या, यौगिक है तो अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6.023 × 10⁻23 होनी चाहिए। वैसे आपके बुक में एक परिभाषा और लिखी होगी कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 जिसमें कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो जिसमें उस पदार्थ के कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ई वाला ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बेटर? कि 1 मोल, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके, अब हम यहाँ परमाणुओं ब्रैकेट में अणु लिखे दे रहे हैं। अगर तत्व होगा तो आप परमाणु लिखेंगे और अगर यौगिक होगा तो क्या लेंगे? अणु लेंगे। अणुओं की संख्या 6.0 क्या होती है? 6.023 × 10⁻23 होती है।
ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने क्या मेजरमेंट सीखा, मेजरमेंट से फंडामेंटल यूनिट सीखी, और फंडामेंटल यूनिट्स में उनकी डिफिनीशन क्या होगी, उनकी बेसिक परिभाषा क्या होगी, इसको हम लोगों ने सीखा। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।